हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो कल हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रिज्म के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से प्रिज्म हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर में क्या करने में, रिफ्रैक्ट करने में। और हम लोगों ने एक नेचुरल प्रिज्म भी देखा जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, जिसकी वजह से रेनबो बनता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें कल हम लोग देखें। आज भी जो टॉपिक है अपना, उसमें भी हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ जानेंगे जो हमें दिखता तो है, जैसे क्लियर स्काई का रंग ब्लू होता है। तो वो ब्लू क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो किसी और रंग का क्यों नहीं दिखता है, ये सब चीज़ें आज देखेंगे। तो अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने वीडियो पर आ जाइए, जिससे सब कुछ भाई साहब समझ में आ जाए। ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो आज हमारा दो मेन टॉपिक है। पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम जानेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार आखिर ट्विंकल क्यों करते हैं, ठीक है, जगमगाते क्यों रहते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। आज बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना भाई साहब, साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। दूसरा मेन टॉपिक रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसमें हम लोग टिंडाल इफेक्ट और वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। टिंडाल इफेक्ट ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ा गया है पहले कभी, ठीक है। और वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई ब्लू, ये तो एक नया टॉपिक है कि आखिर जो हमारा साफ एकदम स्काई जब रहता है, जब क्लाउड्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या साइंस है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यही अपने आज के टॉपिक हैं। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये चैप्टर इन्हीं 2 टॉपिक से ख़त्म भी हो जाता है, और फिर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचते हैं। तो ये अपने इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, फिर तुम एक्सरसाइज वगैरह करोगे। आते हैं आज के अपने फर्स्ट मेन टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तुम जानते हो क्या होता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें रिफ्रैक्शन को करने वाला कौन होगा, एटमॉस्फेयर। तुम कहोगे सर जी एटमॉस्फेयर किस तरीके से रिफ्रैक्शन कर लेगा भाई। तो भाई साहब, एटमॉस्फेयर में तुम देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर होता जाता है। रेयर मतलब वहाँ पर डेंसिटी कम रहती है, और जैसे हम अर्थ के करीब आते हैं यहाँ डेंसर रहता है। जैसा कि तुम सुने होगे या कभी पर्वतों पे गए होगे, कभी हाइट पर चढ़े होगे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो वो माउंटेनियर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ही हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये तुम जानते होगे। तो वैसे ही जैसे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर डेंसर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर क्या है, रेयर है। तो भाई साहब, कोई लाइट जब सन की तरफ से हमारी तरफ आएगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मीडियम में रेयर टू डेंसर, ठीक है। कुछ मीडियम हमारे एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है जो रेयर है, और कुछ ऐसा है डेंसर है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर रोल प्ले करेगा रिफ्रैक्शन कराने का। You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। कह रहे हैं कि कभी तुम देखे होगे जब किसी फायर से, जैसे तुम्हारा फायर इक्विपमेंट कोई है, वहाँ पर गैस जल रही है, फ्लेम निकल रही है, तो उसके ऊपर तुम देखोगे कि कुछ वेवरिंग मोशन हो रहा होगा, कुछ हिलता डुलता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कभी आज देखना, कोशिश करना, जब भी गैस जलती है तो गैस के फ्लेम के ऊपर तुम्हारा जो भी पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं,
या पार्टिकल्स नहीं तो जो सामने वाली दीवार होगी उसमें तुम्हें मूवमेंट होता दिखाई देगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है? द एयर जस्ट एबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जो एयर हमारे जस्ट फ्लेम के ऊपर है वो हॉटर है, और और उसके ऊपर वो थोड़ा सा क्या है, कोल्डर है। ये जान रहे हो तुम। और हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। द हॉटर एयर इज लाइटर, लेस डेंस देन द कूलर एयर above it and has a refractive index slightly less than that of the cooler air। भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अभी हम लोग ग्लास स्लैब वाला जब एग्जाम्पल देख रहे थे, ग्लास स्लैब वाली एक्टिविटी कर रहे थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ डिस्कस किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा रहेगा? जिसका जो मीडियम ज़्यादा डेंस रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। और ऐसे मीडियम जिसका जो रेयर है, जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास में नहीं है, दूर दूर है, रेयर मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा। तो हॉट एयर जो हमारे बर्नर के जस्ट एबव है, बर्नर के जस्ट एबव है, वो लेस डेंस है, रेयर ज़्यादा है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। पूरा केस, रिफ्रैक्शन का जो पूरा केस है, ये डिपेंड करता है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा मतलब मीडियम रेयर है। मीडियम क्या है, रेयर है, तो हमारी रे जो है वो नॉर्मल से दूर भागेगी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब मीडियम डेंस है, तो हमारी रे नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये क्या हम बोल रहे हैं ये समझ रहे होगे, ऐसा आशा है। Since the physical condition of the refractive medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates। कह रहे हैं जो एयर हमारा मीडियम है, इसकी फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। ये कभी रहते रहते रेयर हो जाती है, कभी कभी डेंसर हो जाती है। ये तुम जानते हो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास की एयर है, ये कभी रेयर हो जाती है। जैसे अब धूप निकल रही है, धीरे धीरे धूप निकल रही है, तो हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धूप हटेगी वापस से ठंडी हवाएं आसपास आ जाएंगी, और जो ठंडी हवा रहेगी वो डेंसर होंगी, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी एयर की फिजिकल कंडीशन क्या होती है, वो स्टेशनरी नहीं रहती है। इस वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो हॉट एयर के ऊपर है वो क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वो तुम्हारा वेवरिंग मोशन दिखा रहा है। दिस वेवरिंग इज थस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन अ स्मॉल स्केल इन आवर लोकल इन्वायरमेंट। तो ये वेवरिंग हो रहा है जो हमारे बर्नर के ऊपर ये वेवरिंग मोशन दिख रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमिना और ऑन अ मच लार्जर स्केल। लेट अस सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, स्टार्स का जगमगाना, इस बात का ध्यान रखना। स्टार की हमें लाइट ऐसे दिखाई देती है ना कि वो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तेज चमक रहे हैं। कभी धीमे चमकते हैं, कभी तेज चमकते हैं, धीमे चमकते हैं, तेज चमकते हैं। इसको कहते हैं ट्विंकल होना, ठीक है। लेकिन असलियत क्या है, स्टार्स की सिर्फ एक ही लाइट है, कांस्टेंट एक ही लाइट से वो जल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनकी लाइट डिफर कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ध्यान से समझो। ये बहुत ही जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा एक बार में, नहीं तो कई प्रयासों में फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार में अच्छे तरीके से समझ लो कि आखिर क्यों हमें स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। भाई वो तो कांस्टेंट एक ही इंटेंट से जल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है कि वो उनकी लाइट धीमी हो रही है, तेज हो रही है, क्यों? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। द स्टार लाइट ऑन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। जो स्टार की लाइट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर करती है वैसे ही उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता रहता है। ध्यान रखना, एक बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कई बार हो रहा है, क्योंकि जैसे वो इंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा लगता है, उसको डेंसर लगता है। अर्थ एटमॉस्फेयर डेंसर लगता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी।
जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और डेंसर हमारा क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर और डेंसर हो जाता है। भाई नीचे आएंगे तो और गैसेज मिलेगी ना, तो वो नॉर्मल की तरफ और मुड़ती हुई चली जाती हैं। एक बार रिफ्रैक्शन नहीं, कई बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जब ऊपर आती हैं, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी, ठीक है, तो कम डेंसर मिला, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है डेंसर और होता जा रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही बात हुआ कि ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों भाई, क्योंकि भाई साहब डेंसर मीडियम मिलता जा रहा है ना, तो नॉर्मल की तरफ ही तो स्टारलाइट क्या होगी, मूव करेगी। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जहां पर स्टार है वहां पर हमें स्टार नहीं दिखाई देगा, एक उसकी अपेरेंट पोजीशन बनेगी। इस बात को समझ रहे हो? जैसे ये क्या हो गया, यहां पर देखो भाई साहब, स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे अर्थ से देख रहे हैं तो इनको पोजीशन कहाँ पे दिखाई दे रही, यहाँ पर दिखाई दे रही। ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का क्या है, डेंसर होता चला गया है। और ये क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बात को समझ रहे हो? स्टार यहाँ है लेकिन दिख कहाँ रहा है इनको, यहाँ पर दिख रहा है। वो क्यों? क्योंकि जब ये स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होते जब बच्चे के पास पहुंची तो बच्चा स्टार की रेस को यहाँ से देख रहा है, ठीक है, और उसको स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये स्टार का जो पोजीशन है अपेरेंटली चेंज होता रहता है। एक्चुअल में स्टार की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, लेकिन अपेरेंटली चेंज हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस वजह से उसकी अपेरेंटली पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज होगी भाई साहब, ठीक है, भाई साहब को इनको इसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई देगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो ये ट्विंकल होगा, ठीक है। उसमें उसकी लाइट कभी धीमी एंड तक आएगी, कभी तेज आएगी। यही कहानी है घर घर की, ठीक है। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन, ठीक है। जो स्टार्स की पोजीशन है उससे थोड़ा सा और हायर दिखाई देगी। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। जो अपेरेंट पोजीशन आई है, एक एक्चुअल होता है रियल में, एक अपेरेंट होता है जो कि चेंज होती रहती। तो अपेरेंट पोजीशन जो है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये फिर चेंज हो जाएगी, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन है, ये भी तो स्टेशनरी नहीं है, ये भी तो चेंज होती रहती है। कभी रेयर मीडियम हो रहा है, कभी डेंसर मीडियम हो रहा है। Since the stars are very distant, they approximate point-sized source of light as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly. कह रहे हैं स्टार्स जो है ये बहुत ही दूर है, स्टार्स हमसे बहुत ही दूर हैं, प्लैनेट्स से भी बहुत दूर है। जितने प्लैनेट्स हैं हमारे आसपास इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है स्टार्स, ठीक है। तो दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, हमारे अर्थ से एकदम पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट की तरीके से दिखाई देते हैं। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट इंटरिंग द आई फ्लिकर्स, ठीक है। तो हमारा जो स्टार से रेज आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, लगातार रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, और जब तक हमारी आइस पर ये पड़ता है तो ये ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। और इसी को कह रहे हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट, कि कभी हमें वो ब्राइटर दिखाई दे रहा है और कभी वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, फेंटर मतलब ब्राइट नहीं है,
दूसरा सवाल उठता है, वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट्स ट्विंकल होते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? भाई प्लैनेट और हमारे बीच में भी तो वो है एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन उसमें भी होना चाहिए, लेकिन वो ट्विंकल होते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे समझो। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। भाई साहब स्टार्स तो बहुत दूर थे ना, स्टार्स तो बहुत दूर थे, उनके बीच में उनके और हमारे बीच में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हो रहा है, लेकिन हमारे प्लैनेट्स तो बहुत ही पास में हैं। एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। वो पॉइंट साइज थे, ये क्या है? एक्सटेंडेड सोर्सेज, ये बड़े हैं। If we consider a planet as a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. इस वजह से वो हमले ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ब्राइट तो दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है जलते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, प्लैनेट की वो खुद की लाइट नहीं है, वो है सन की लाइट। सन की लाइट उन पर पड़ती तब हमें दिखाई देता है कि अच्छा ये प्लैनेट इस कलर का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ खुद की लाइट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? स्टार्स जो ट्विंकल होते दिखाई दे रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो ऐसा ही इसलिए है क्योंकि स्टार पॉइंट साइज्ड हैं, ठीक है, स्टार्स हमसे बहुत दूर है, ठीक है, एक्चुअल साइज स्टार का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखना, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो एकदम दिखाई दे रहा है पॉइंट साइज्ड स्टार्स, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमसे कई पास में, बहुत ज़्यादा पास में है स्टार्स के कंपैरिजन में, तो वो हमें बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और जब बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, तो क्या हो रहा है, जो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि जो प्लैनेट है वो कई सारे पॉइंट साइज से मिल करके बना हुआ है, कई सारे पॉइंट साइज्ड एटम से मिल करके बना हुआ पॉइंट साइज्ड, ठीक है, जब उनसे लाइट आ रही है हमारे अर्थ पर, तो सब एक दूसरे को, जितने भी पॉइंट साइज्ड हैं, ऐसे समझो कि ये प्लैनेट है और सब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये मान लेते हैं कि ये सब, ये प्लैनेट क्या है, पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो जब एक एक पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट की हमारे तक रेज आ रही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो करके, तो ये जितनी भी रेज आ रही हैं ये हर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, नलिफाई कर दे रही हैं, कैंसिल कर दे रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा वहाँ से रेज आ रही है कि सब एक दूसरे को नलिफाइंग कर दे रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही हैं। इस वजह से हमें प्लैनेट्स ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ब्राइट तो दिखाई देते हैं, ठीक है, ब्राइट तो दिखाई देते हैं जब सनलाइट उन पर पड़ती है, लेकिन हमें वो ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो ये रहा अपना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। प्लैनेट ट्विंकल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, और उनके, यदि हम ये मान लें कि प्लैनेट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट से बने हुए हैं, तो जितनी भी रेज उनसे आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर तक, हम तक, वो सब एक दूसरे को नलिफाई कर देती हैं, और इस वजह से प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है। अब बात ये हो रही है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखाई दे जाता है, सनराइज होने से पहले ही क्या हो जाता है, पूरी की पूरी अपने आसपास क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, और सनसेट के बाद भी हमें सन दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, 2 मिनट का फर्क रहता है। सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही हमें सन के दर्शन हो जाते हैं, और सनसेट होने के बाद सनसेट हो गया है, डूब गया है, फिर भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन इज, बहुत ध्यान से समझिए भाई, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें 2 मिनट पहले से ही सनराइज दिख जाता है और 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है।
बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाई द सन। ठीक है, एक्चुअल सनराइज का मतलब है कि हॉरिजन को सन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हम सनराइज उसको मान रहे हैं। फिगर 10.10 shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। अब सन देखो भाई साहब, एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, एक्चुअल पोजीशन सन की हमारी ये है। अब लाइट है जो सन रे है वो इस तरीके से चली। अब इस तरीके से जब चली, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करी, क्या शुरू हो गया, रिफ्रैक्शन होना शुरू हो गया। क्योंकि भाई साहब मीडियम किस तरीके से मिल गया, डेंसर मिल गया। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे सन की लाइट नीचे की तरफ आ रही है और ही ज़्यादा डेंसर होती जा रही है। तो भाई साहब यहाँ जो लड़का खड़ा है, इसको सन कहाँ दिखाई देगा, सन की रेज उसको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। मतलब वो सन को यहाँ पर देखेगा, मतलब सन है यहाँ पर, दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर। एक्चुअल पोजीशन सन की यहाँ है और अपेरेंट पोजीशन जो हमको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर है। इस वजह से सन ने अभी हॉरिजन को क्रॉस ही किया है, लेकिन वो हमें स्काई में दिख जाता है। और इसी तरीके से जब सन सेट होता है, भाई साहब इधर आकर के सन सेट होगा, यहाँ पर सन सेट होने जाएगा, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देगा, हमें यहाँ कहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी लाइट जो है, जो सन की रेज है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती जा रही है। ओके भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइंस। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। ठीक है, एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट में 2 मिनट का फ़र्क है। सनसेट हो गया है लेकिन अभी भी हमें सन दिखाई दे रहा है। सनसेट का मतलब ये नहीं होगा सन एकदम चला गया, सन का मतलब होता है अब वो हॉरिजन से नीचे चला गया है। द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमिना। सनराइज और सनसेट जब तुम देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, सन जो हो गया थोड़ा सा लेटा हुआ है। सन की एक्चुअल साइज अगर ये है तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, मतलब थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है सनसेट और सनराइज के समय में, ऐसा इसलिए हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, कि सन की जो डिस्क है वो थोड़ी सी फ्लैट दिखाई देगी। आते हैं आज के अपने दूसरे मेन टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या होना, स्कैटर होना, अलग अलग दिशा में जाना। The interplay of light with object around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों है, डीप सी का कलर ब्लू क्यों है, रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज, जब सनराइज या सनसेट होता है तो हमारा सन रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, उसके बाद फिर कुछ येलोइश कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कह रहे हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल से स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा था। ठीक है, कुछ याद है कि नहीं, आई होप याद होगा। नहीं याद होगा तो थोड़ा सा कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। ठीक है, या तो बता ही देते हैं क्या होता है ट्रू सोल्यूशन। भाई साहब ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, मतलब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि भाई साहब तुम सॉल्यूट हो तुम सॉल्वेंट हो, वो एकदम मिक्स हो गए, ट्रू सोल्यूशन बन गया है। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से सॉल्यूबल डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं।
तो कोलाइडल सोल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब हमको बीम, लाइट की बीम बनते हुए दिखाई देगी, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में बीम बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास जो ट्रू सोल्यूशन की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि लाइट को क्या नहीं कर पा रहे हैं, लाइट को स्कैटर, लाइट का फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है, वो इतने छोटे हैं। लेकिन यही कोलाइडल सॉल्यूशन में देखेंगे तो उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो वो बड़े बड़े हैं। तो क्या है, बड़े बड़े हैं, तो उनसे लाइट का स्कैटर होगा, तो बीम बनते हुए हमें दिखाई देगी। हाउएवर इट्स पाथ, इस तरीके से करके हम लोग कुछ वो देखे थे कि यहाँ पर रखे थे, इसको सोल्यूशन बनाए थे, यहाँ से लाइट रेज को पास कर रहे थे, तो देख रहे थे किसी में बीम बन रही है, किसी में बीम नहीं बन रही है। याद करो वो बात। However, its path become visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively larger. लेकिन वही हम कोलाइडल सोल्यूशन लेंगे जिसमें सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाया है, तो भाई साहब उसमें हमें बीम दिखाई देगी। आते हैं अपने सेकंड मेन टॉपिक के फर्स्ट सब टॉपिक में, टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग कभी किसी ज़माने में पढ़े हुए हैं। बताना तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। अब हेट्रोजिनस मिक्सचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब से तुम साइंस की थोड़ी बहुत समझ रखे होगे, हेट्रोजिनस होमोजिनस मिक्सचर ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो देखो, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, और होमोजिनस होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब कि कोई भी मिक्सचर है, तुम किसी कोने पर खड़े हो जाओ, ये तुम्हें सब कुछ वहाँ पर मिल रहा हो, तब क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, तब तुम्हारा होमोजिनस मिक्सचर है। लेकिन ये तुम किसी जगह पर खड़े हो, मिक्सचर में किसी जगह पर खड़े हो, तो वहाँ का स्वाद कुछ दूसरा और दूसरी जगह का स्वाद कुछ दूसरा, ठीक है, तब वो क्या है, वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है। ठीक है, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर यदि तुम्हें सब कुछ मिल रहा हो, मिक्सचर पे किसी एक पॉइंट पर तुम्हें सब कुछ मिल रहा हो, फिर दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी वही चीज़ मिल रहा है, ठीक है, तब हम इसको कहेंगे होमोजिनस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजिनस, एक जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सा कम मीठा लग रहा है, एक जगह जा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा मीठा लग रहा है, तो ये तुम्हारा है हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो कह रहे हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ये एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। हेट्रोजिनस मिक्सचर मतलब कहीं पर डेंसर, कहीं पर रेयरर, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी तो कहीं पे ऑक्सीजन की अधिकता, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। समझ रहे हो? तो अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particle of dust and molecules of air. अर्थ एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें हैं, ये तो तुम जानते ही होगे। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए कि जब हमारा ट्रू सोल्यूशन था, मतलब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे बहुत ही छोटे थे, तब हमारा बीम नहीं बन रहा था, तब हमारी लाइट की पाथ नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन लाए, पार्टिकल्स बड़े हो गए, तो हमारी लाइट की बीम बनना शुरू हो गई। उसी तरीके से अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर होमोजीनस होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर होमोजीनस होगा, तब हमें पाथ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब इसमें बहुत सारे स्मोक के पार्टिकल हैं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट और ये सब हैं, तो इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है, टॉर्च की या लाइट की बीम दिखाई देती है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। और ये जो भी पार्टिकल हैं, जब इनसे लाइट इस पर टकराती है तो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, फैलाव हो जाता है। The phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to the Tyndall effect, which you have studied in class 9. कह रहे हैं क्लास 9 में पढ़ी है Tyndall effect। जब ये कोलाइडल पार्टिकल से, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जब इन पर लाइट क्या होती है, स्ट्राइक होती है, तो लाइट क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, लाइट और उसका फैलाव हो जाता है, और इससे क्या राइज होता है, टिंडाल इफेक्ट। This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room
थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, किसी कमरे में पूरा का पूरा स्मोक है, धुआं धुआं है। तो इसको हम लोग करके देखे भी थे कि जब धुआं धुआं किए थे, तो संडे क्लास एक बार हुई थी, तब हमारे जो लेज़र है उसका पाथ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब धुआं नहीं था तो लेज़र का पाथ हमें कम दिखाई दे रहा था। देखे थे, फील किए थे उस दिन। तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम किसी स्मोक फिल्ड रूम में सनलाइट को इंटर करने दें एक छोटे से छेद से, तो हमें टिंडाल इफेक्ट दिखाई देगा। थस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। जब लाइट का स्कैटर होता है, लाइट जब स्कैटर होगा तब हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। अगर लाइट स्कैटर नहीं होगी, बीम नहीं बनेगी, तो हमको जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। टिंडाल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, कैनोपी मतलब जानते हो, कैनोपी मतलब इस तरीके से जो फॉरेस्ट में पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब नीचे उन सन रेज नहीं पहुंच पाती है। यदि उनमें से कहीं पर बीच में से सन रेज इंटर करती है, बीच में से कहीं मान लीजिए सन की एक छोटी सी रे इंटर करती है, तो वहाँ पर भी हमें टिंडाल इफेक्ट दिखाई देता है कि जो हमारा सन की रेज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, उनसे स्कैटर होकर के हमें दिखाई देती हैं कि वो अर्थ सरफेस पर पहुंच रही हैं और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये तुम खुद कर सकते हो कि जो तुम्हारा वो धूप बत्ती लाए थे उसको जलाओ, स्मोक हो जाएगा। जब सन की जो तुम टॉर्च वो लेज़र लाइट जलाओगे तो उससे जो रेज निकलेंगी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तुम्हें दिखाई देंगे। उन्हीं छोटे पार्टिकल की वजह से ही ये बीम बन रही है। बात ध्यान रखना, जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं उन्हीं की वजह से बीम बन रही है, क्योंकि स्मोक के पार्टिकल उनको क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, वरना वो दिखाई ना देती। हियर टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। जो कैनोपी में कैनोपी से लाइट स्कैटर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। मिस्ट मतलब होता है धुंध, ठीक है, तो धुंध में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से लाइट स्कैटर हो रही है। The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. बहुत ध्यान से देखना है भाई, ये वाले लाइन में लिखा हुआ है कि हमारे स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पार्टिकल्स की साइज क्या है। समझ रहे हो, मतलब हमें चीज़ें नीली दिखाई देंगी, लाल दिखाई देंगी, पीली दिखाई देंगी, ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की साइज क्या है, जिनसे वो लाइट रे क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। मतलब अगर पार्टिकल्स जो स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स हैं, अगर वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, तब हमें कलर किस तरीके दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। लेकिन यदि हमारी पार्टिकल्स बड़े हो गए हैं तो वो हमें ऐसे कलर दिखाई देंगे जिनके वेवलेंथ बड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की बड़ी होती है, वो है रेड कलर। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट। यदि स्कैटरिंग पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तब हमें लाइट जो दिखाई देगी, जो बीम का कलर दिखाई देगा, वो वाइट कलर का दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग जाने कि स्कैटर्ड लाइट का रंग क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पार्टिकल्स का साइज क्या है। पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होंगे तो लाइट जो हमें बीम की दिखाई देगी वो दिखाई देगी ब्लू कलर की, और यदि पार्टिकल्स बड़े हैं तो हमें लार्जर वेवलेंथ की लाइट दिखाई देगी, रेड कलर, कुछ रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब हमें वाइट लाइट दिखाई पड़ेगी। अब वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। आखिर हमारे क्लियर स्काई जो होती है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, इसको देखते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर स्काई कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। अभी हम लोग पढ़े कि जब हमारे स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो हैं, ऐसे पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करा रहे हैं, वो बहुत ही फाइन होंगे तो हमें लाइट ब्लू कलर की दिखाई देगी। तो वाइस वर्सा करके हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हों वो बहुत ही छोटे हों। देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। बात वही हुई कि वेवलेंथ क्या है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो स्कैटर होकर के वेवलेंथ कितने बना रहे हैं, बहुत ही छोटी वाली वेवलेंथ बना रहे हैं। और सबसे छोटी वेवलेंथ, ऐसी लाइट जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, वो होता है ब्लू कलर। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue and than light of longer wavelength at the red end। ठीक है, लाइट जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड कलर होता है। The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो लगभग 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू कलर से। ठीक है, thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particle in the air scatter the blue color shorter wavelength। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, जब सनलाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये स्कैटर करते हैं किस कलर में, ब्लू कलर में स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। मोर स्ट्रांगली दैन रेड, रेड से ज़्यादा हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। हमारे आइज में ब्लू कलर एंटर करता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ना होता तब कोई भी स्कैटरिंग हो ही ना पाता। भाई पार्टिकल है ही नहीं तो स्कैटरिंग है ही नहीं, एकदम ट्रू सोल्यूशन बना होता। ठीक है, तो उससे क्या होता, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क। तब हमें स्काई ब्लैक कलर का दिखाई देता। ठीक है, एकदम ब्लैक। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। ऐसे पैसेंजर जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं उनको स्काई कलर ब्लैक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्कैटरिंग जैसा फिनोमिना हो ही नहीं रहा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। ये तुम देखे होगे कि जो डेंजर के साइन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक पहुँच सकते हैं। ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन रेड कलर का अगर कुछ चीज़ बना हुआ तुम दूर से उसको देख सकते हो। डू यू नो वाई द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि लीस्ट उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है कि लीस्ट स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की। ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा होती है। कोई ब्लू कलर में चीज़ें हैं, ब्लू कलर में कुछ चीज़ है वो तुमसे दूर है तो तुम्हें वो कम दिखाई देगी। लेकिन रेड कलर की है तो वो स्कैटरिंग उसकी कम से कम होगी, तो वो तुम्हें एग्जैक्टली दिखाई देगा दूर से। ठीक है, तो यहाँ पर दिए कि फॉग और स्मॉक में भी हमें रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है द एंड। आ जाते हैं भाई सब काम पर। तो काम आज तुम्हारा इतना रहेगा कि जितना आज पढ़ लिए हैं इसकी प्रॉपर अच्छे से रीडिंग जैसा रोज करते हो। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिखो। अगर कोई दिक्कत बनती है किसी पॉइंट में तो उसको शाम को पूछ लो। ठीक है, तो ये तुम्हारे काम रहेंगे। एक्सरसाइज वगैरह अगले दिन हम लोग देखेंगे। तो इसके साथ सोशल साइंस का अपना काम और मैथ्स के क्वेश्चन ट्राई करो भाई साहब। कल कई सारे क्वेश्चन के तुमको फिगर बनवाए, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके भेजे हो तो अच्छी बात नहीं है, और करो। ठीक है, और उसके बाद 7, 8, 9, 10 ट्राई किए, फिर से फिगर बनाओ। जो और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिगर गलत बना रहे हो, फिर से बनाओ उसके फिगर। थोड़ा सा संघर्ष फिर से करो। ठीक है, संघर्ष करोगे तभी काम बनेगा। ठीक है, तो इतने सारे काम कर लो।
तो आज के लिए अब वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।